Hello everyone, myself Satyam Gandhi. I secured All India Rank 10 in UPSC Civil Services Examination 2020 और इस वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जो इस साल का प्रीलिम्स 2021 देने वाले हैं और व्हाट शुड यू डू इन दीज लास्ट मिनट्स, क्योंकि अब टाइम तो बचा नहीं, राइट? काफ़ी कम डेज हैं। तो चलिए इस वीडियो में यह बात करते हैं कि आपको इस टाइम पीरियड में किस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम दयाल सिंह कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी और मैंने 2020 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मेरा ऑप्शनल इस एग्जामिनेशन के लिए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था और साथ ही साथ जस्ट टू मेंशन आई एम आल्सो फोटोग्राफी इंथुजियास्ट। सबसे पहले ओवरव्यू की बात करते हैं कि इस वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में वी विल डिस्कस कि आपको इन लास्ट डेज में जो कुछ दिन बचे हैं उनमें बुक्स का कैसे रिवीजन करना है, किन बुक्स का रिवीजन करना है, करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है और एग्जाम डे में जो अटेम्प्ट करेंगे आप क्वेश्चन वो किस मेंटालिटी से अटेम्प्ट करेंगे। साथ ही साथ मैं टेक्निक्स की भी बात करूंगा, जो कुछ टेक्निक्स बहुत फेमस हैं उनकी बात करूंगा। साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है और साथ ही साथ डी डे यानी जो है आपका प्रीलिम्स का डे उसको कैसे फेस करना है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स। सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक्स, राइट? क्योंकि क्या होता है ना अभी के टाइम में कि यूपीएससी कभी कभी सरप्राइज देता है। आप सोचेंगे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट नो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा सतीश चंद्र की मिडिवल हिस्ट्री। ये मैं ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। ये जो एनसीईआरटी किताब है इससे आपके क्वेश्चन आने पक्के हैं, एटलीस्ट 3 to 4। तो अगर आप इस बुक को एनसीईआरटी में, तो ऑल्दो आपको सारे बुक्स का रिवीजन करना है, परंतु अगर आप इस बुक को एग्जाम के पहले भी 1-2 बार पढ़ लेते हैं, कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं, देन बी श्योर कि आपके 3-4 क्वेश्चन सही होने ही होने हैं और इन लो हैंगिंग फ्रूट्स को आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड बुक्स। लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम जैसे स्टैंडर्ड बुक्स को आपको इन कुछ डेज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना है। डोंट गो फॉर कवर टू कवर रीड। जो पार्लियामेंट चैप्टर हो गया लक्ष्मीकांत में, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर हो गया, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चैप्टर हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसका आपको इन कुछ डेज में रिविजन करना है सो दैट जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो हो वो अच्छा हो। सिमिलरली अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम में हर चैप्टर के पीछे समरी दिया है उस चैप्टर का, तो मेक श्योर कि उन चैप्टर्स को आप बार बार रिवाइज कर ले बिफोर एग्जाम डे। और स्पेक्ट्रम बुक खत्म होने के बाद लास्ट के 20-25 पन्नों में किस वॉयसराय ने, किस गवर्नर जनरल ने क्या काम किया है, किस पर्सन ने कौन सी किताब लिखी है, कौन सा पर्सन किस सोशल मूवमेंट से जुड़ा रहा है, उसको आप जरूर 2-3 बार रिवाइज कर लें। यह काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उससे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑन एरियाज विथ हाई ROI। अब ROI क्या है? फॉर मी ROI इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जितना टाइम, मनी, रिसोर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं प्रिपरेशन में जिसमें आप कम टाइम लगा के भी हाई रिटर्न ले सकते हैं। वन सच एरियाज ऑफ हाई ROI आर मैपिंग। तो मैपिंग में क्या होता है ना कि आपके वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप दोनों से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि ये जो भी डेज बचे हैं उसमें आप अपना मैप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जिसको आपको जरूर करना है इन फ्यू डेज में। नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, रामसार साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व। तो नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व, ये कुछ टॉपिक्स हैं मैपिंग में इंडिया के ऊपर जिसको आपको जरूर करना है इन कुछ डेज में, क्योंकि इससे क्या है हर साल 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं और यूपीएससी में 1-2 क्वेश्चन और आंसर का वैल्यू हर कोई समझता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया। एंड देन कुछ अदर टॉपिक्स हैं इंडिया में जिसको आपको जरूर करना है। आई विल जस्ट मेंशन कि मैपिंग में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बता दिया, नेशनल पार्क्स, ETC। दूसरा आपको
रिवर्स। कौन से रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ एंड होती है, कौन से रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है, इसको जरूर आप देखें। तीसरा इज हिल एंड माउंटेन रेंजेस। तो इसको आप जरूर देख लें, कौन से स्टेट में कौन सा हिल है, कौन सा माउंटेन है। इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस काफी हाई है। एंड द लास्ट वुड बी आइलैंड्स। आइलैंड्स के साथ साथ आप अगर एक और कर लें, ग्लेशियर्स, क्योंकि इंडिया में पता है आपको, लद्दाख में जाएंगे तो ग्लेशियर जरूर मिलेंगी, आप जम्मू कश्मीर में भी ग्लेशियर मिलेंगी, आपको हिमाचल में भी ग्लेशियर्स मिलेंगे। तो कौन से ग्लेशियर्स कहाँ हैं, कौन से आइलैंड कहाँ है, कौन से हिल रेंजेस, और इन सभी चीज़ों में एक चीज़ आपके माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, आप उसका डायरेक्शन माइंड में रखें। कभी कभी यूपीएससी नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, गैलेक्सीज के नाम, सॉरी ग्लेशियर्स के नाम दे देगी, आइलैंड्स के, हिल रेंजेस के, रिवर्स के नाम दे देगी, नेशनल पार्क्स के नाम दे देगी, रामसर साइट्स के नाम दे देगी। एंड देन दे विल आस्क यू कि इसे आप नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो। तो इसको आप लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर करें। तो मैपिंग में ये जरूरी है। अगर मैं वर्ल्ड मैप की बात करूं तो वर्ल्ड मैप में आपको इस कम टाइम में उन्हीं एरियाज पे फोकस करना है जो न्यूज में थे। फॉर एग्जाम्पल, आप मिडिल ईस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें। कभी कभी यूपीएससी कौन सी सिटी किस कंट्री में है ये पूछती है। आप अफ्रीका को अच्छे से प्रिपेयर करें। आप आइलैंड नेशंस, इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको हर किसी के बारे में पता हो, बट एक ब्रॉड आइडिया दिमाग में रखना जरूरी है इन सब चीजों के बारे में, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए यू कैन यूज इंटेलिजेंट गेस टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट मैपिंग। अगला आता है मिडिवल हिस्ट्री। मैंने मिडिवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक्स में बात करी है कि उसे आप एग्जाम डेट से जरूर रिवाइज करें, की वर्ड्स पर ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल, इस साल प्रीलिम्स के क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन प्रीलिम्स पेपर में क्वेश्चन आया था, पोस्ट हर्षा एज में व्हाट वाज हुंडी। अगर आप मिडिवल हिस्ट्री अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि हुंडी क्या है। एक बार और एक क्वेश्चन आया था कि बंजाराज किसे कहते हैं। तो दीज कीवर्ड्स, आपको मिडिवल हिस्ट्री में इन कीवर्ड्स को ढूंढना है ताकि आप मिडिवल हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आए यू विल बी इजीली एबल टू रिकॉल। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक का मैं आगे सब्सिक्वेंट टॉपिक है एक सेपरेट, साइंस एंड टेक, उसमें मैं साइंस एंड टेक की बात करता हूं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिवीजन ऑफ बुक्स। नाउ अब हम बात करते हैं रिवीजन ऑफ करंट अफेयर्स, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसे आप करंट अफेयर्स का रिवाइज करेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कंपाइलेशन ऑफ नोट्स ऑफ डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। अब क्या होता है कि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले साल भर के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन देती है, आपको पानी में घोल के पी जाना है उसको टू बी। तो अगला है मॉक टेस्ट फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन। अब आपने लगभग, अब तक तो आपने मॉक टेस्ट जरूर दिए होंगे 50-60 कम से कम, तो उन मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में जो भी करंट अफेयर्स का पोर्शन है उसको जरूर मेमोराइज कर ले। नेक्स्ट इज हाउ टू स्टडी स्मार्टली। अगर आप करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं तो उससे कैसे स्मार्टली रिवाइज करें, कुछ चीज़ों का ध्यान दें। हमेशा करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड पढ़ें। अगर गवर्नर से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है, गो इन द बैकग्राउंड, लक्ष्मीकांत में जाए, खोजे गवर्नर कहाँ पे है, देन स्टडी दैट। और उसके बाद अगेन करंट अफेयर्स में भी वही फॉर्मूला अपनाना है कि एरियाज विथ हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाइक इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब क्या होता है कि आज के टाइम में कई सारे नई नेशनल पार्क्स क्रिएट हो रहे हैं, कई सारे रामसर साइट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो वो करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट का पार्ट है जो कि हाई रिटर्न देगा। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में जब से कोविड आया है, गवर्नमेंट नए नए इनिशिएटिव ले रही है इकोनॉमिक्स के सेक्टर में, सो डैट जो हमारा इकोनॉमी है वो बाउंस बैक करे। तो इकोनॉमिक्स के उन सेक्शंस को जिसमें गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रोएक्टिव है उनको जरूर करना है, और करंट अफेयर्स के बजाय गोइंग बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, अगर इस पे गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं तो गोइंग टू द बैकग्राउंड कि इंडिया में फूड प्रोसेसिंग का क्या सीन है, उसके मतलब कि कितने परसेंट फूड इंडिया में प्रोसेस्ड होते हैं, कौन कौन से स्टेट जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने में हाई रैंक पे है। सो दिस इज व्हाट इज बैकग्राउंड। करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड में जाए, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले सब्जेक्ट्स के बैकग्राउंड में जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। नाउ जस्ट टू मेंशन कि मैं अनअकैडमी पे आई विल बी टेकिंग सम स्पेशल क्लास सीरीज, live special class series, and that will be
कंप्लीटली फ्री, आपको बिल्कुल पैसे देने की जरूरत नहीं है। एंड दोज विल बी लाइव, आई मीन आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस। एंड द स्पेशल क्लास सीरीज जो है वो 7 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी। लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस हैं और उसमें आप कोड सत्यम 10 यूज कर सकते हैं टू एक्सेस दोज लाइव क्लासेस, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है। सो अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक। सो मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे, अनअकैडमी प्लस पे मृणाल पटेल, प्रतीक नायक, सुदर्शन गुर्जर एज वेल एज डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा जैसे टीचर्स भी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस लेते हैं। तीसरा क्या आपको पॉइंट दिमाग में रखना है वाइल रिवाइजिंग और इन द लास्ट डेज, स्ट्रैटेजी while attempting question. Now we are in the examination hall. अभी हम लोग घर पे बैठ के तैयारी कर रहे थे, अब एग्जामिनेशन हॉल में चलते हैं। तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ये आपके कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है। आपने मॉक्स दिए होंगे 50-60, तो फाइंड आउट करें कि कितने नंबर के ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे आप कितना स्कोर कर पाते हैं। मेरे केस में क्या था, आई ऑलवेज यूज्ड टू अटेम्प्ट 80 to 85 क्वेश्चंस इन मॉक, और मैंने ऑब्जर्व किया अगर मैं 80 से नीचे जा रहा हूं मेरे मार्क्स कम हो जा रहे हैं, और अगर मैं 85 से ऊपर जा रहा हूं फिर भी मेरा मार्क्स गलत हो जा रहा है, कम हो जा रहे हैं ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग। सो फाइंड आउट कि आपका कंफर्टेबल जोन क्या है, उतने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें। आप राउंड्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आई मीन कि आपको एक ही राउंड में सब कुछ अटेम्प्ट नहीं करना है। फर्स्ट राउंड में यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चन जिसके बारे में आप 100% मतलब 100% श्योर हो, भले ही फर्स्ट राउंड में आप 30 से 35 क्वेश्चन क्यों ना सॉल्व कर रहे हो। तो फर्स्ट राउंड में आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व करना है, और सॉरी 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो राउंड्स आप डिवाइड कर ले, लाइक R1, R2, R3, 3 राउंड्स के बाद ना जाए, बिकॉज इशू ये है ना कि 3 राउंड तक करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा 2 घंटे गए कहाँ। सो अगर आप राउंड 4, राउंड 5 पूरा गेम खेलने लगे वहां पे, तो यूपीएससी आपके साथ गेम खेल जाएगा। सो R1, R2 एंड R3 3 राउंड में आपको पेपर सॉल्व करना है। R1 में वो जिसमें आप 100% श्योर हो, R2 में वो सॉल्व करें जिसमें यू हैव टू गिव इंटेलिजेंट गेस, जहां पे आपको एलिमिनेशन लगाना पड़े, और R3 में उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपकी गट्स फीलिंग है कि यार सही हो जाएगी, या अदरवाइज जहां पे आप एटलीस्ट 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर चुके हैं। सो इस तरीके से आपको राउंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है रियल एग्जामिनेशन में। अब नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एस्पिरेंट के कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें हमें छूना भी नहीं है। तो मेरे पर्सनल केस में ऐसा था कि ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन हिस्ट्री के जिसके बारे में मेरे पास कोई आइडिया नहीं रहता था, मैं उसे एक बार देखता था, पढ़ लेता था, नहीं बनने वाला स्किप, दूसरी बार पेपर में देखना भी नहीं है उस क्वेश्चन को। रीजन ये है ना कि अगर आपने कम क्वेश्चंस मान लो अटेम्प्ट किए हैं, फिर आपका मन करेगा कि इसे भी अटेम्प्ट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी यही होती है कि अगर आपके बारे में कोई आइडिया नहीं है तो वो क्वेश्चन आंसर आपका गलत हो जाएगा। सो डू नॉट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस जो कि फैक्चुअल हैं और जिसके बारे में यू डू नॉट हैव एनी आइडिया। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि हैंडल कैसे करें स्ट्रेस एग्जामिनेशन सिचुएशन में। मैंने कैसे किया था हैंडल एग्जाम, तो मेरे साथ प्रीलिम्स में ये हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि इसका आंसर होगा क्या। सो व्हाट आई डिड, उसमें से मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करे, एंड आपको पैनिक नहीं होना है, आपको अपना टेम्पर लूज नहीं करना है, कंटिन्यू करें। तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जैसे सेक्शंस में कई सारे इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो उस वक्त आपका वापस ये जो हाई लो वाला फेज होता है, आप हाई पे होंगे, तो उस वक्त आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। फिर आप जंप कर जाएं, जो क्वेश्चंस बन रहा है उसे करें, जो नहीं बन रहा है उसको नेक्स्ट राउंड में करना है। तो वैसे आपको स्ट्रेस हैंडल करनी है। सो अगला पॉइंट की बात करते हैं कि लास्ट मिनट टिप्स में अगला है टेक्निक्स का यूज। ऐसा है कि अब क्वेश्चन पूछते कि टेक्निक्स का यूज करे क्यों। भाई कोई कितना भी पढ़ लिया हो ना, उसको 40 से 45 और मैक्सिमम 50 क्वेश्चन से ज्यादा 100% श्योरिटी के साथ वो फर्स्ट राउंड में सॉल्व नहीं कर सकता है। दैट इज व्हाई यू विल हैव टू यूज टेक्निक्स। अब कौन कौन से टेक्निक है? पहला टेक्निक है इंटेलिजेंट गेस वर्क। अब कई सारे क्वेश्चंस पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक में ऐसे होते हैं जो आपको गेस करके बना सकें, बट गेस मतलब तुक्का नहीं मारना है। इंटेलिजेंट मतलब गेस
ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज कि हाँ ये लग रहा है सही होगा, ये लग रहा है गलत होगा। सेकेंड टेक्निक इज एलिमिनेशन टेक्निक। अब यूपीएससी जो है कभी कभी ऐसे सवाल पूछते हैं जिसमें कई सारे क्वेश्चंस तो हो गए, उसमें उसके बाद उसके स्टेटमेंट्स होंगे, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, लेट्स से थर्ड स्टेटमेंट। अब जो ऑप्शंस डिजाइन किए जाते हैं उसमें यूपीएससी यह आपको स्कोप देता है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकें। अब मान लीजिए कि आपको पता है फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, लेकिन बाकी दो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट्स के बारे में यू डू नॉट हैव एनी आइडिया, तो आप उन ऑप्शंस को पहले ही रिजेक्ट कर दें जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है, राइट। तो उस तरीके से आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है। अगर आपको दो स्टेटमेंट के बारे में पता है तो आंसर बनाना और इजी हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई कॉल, और दिस इज व्हाट वी कॉल एलिमिनेशन टेक्निक टू यूज इन आंसर। एक और बहुत ही कॉमन चीजें देखी गई है यूपीएससी के पैटर्न में कि जो एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं, एक्सट्रीम ऑप्शंस, फैक्चुअल डेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये यूजुअली रॉन्ग होते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वर्ड को ध्यान में रखना, आई एम यूजिंग यूजुअली। वाई यूजुअली? यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो आपके साथ कभी भी गेम खेल सकती है। सो डोंट, ये इस भावना में नहीं रहना है कि हमेशा ही गलत होंगे, बट जनरल तौर पे देखा जाता है एक्सट्रीम ऑप्शन, फैक्चुअल डेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिस क्वेश्चन में भी आपको ये तीन चीजें दिख रही हैं वो क्वेश्चन पे आप थोड़ा टाइम दें, जरूर देखिए कि ये क्वेश्चन बन सकता है नहीं। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट है कि ऑलवेज नेवर, इन सारे जिस स्टेटमेंट्स में ऑलवेज और नेवर यूज किया गया है उसमें भी प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग या राइट हो सकता है। द रीजन कि ऑलवेज इट मीन दुनिया की सारी चीजें उसमें आ गई। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हमेशा सारी चीजें सही हो। एंड नेवर मीन्स कोई ना कोई तो एक्सेप्शन होगा जो उस केस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, राइट। सो ऑलवेज और नेवर, ये दो वर्ड जिन स्टेटमेंट्स में, जिन आंसर चॉइस में यूज हुआ है उस पे आप थोड़ा टाइम दें, वो क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। सो दीज आर द पॉइंट्स और these are the techniques which you must keep during solving the prelims paper. अब एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, बिकॉज यू नो एग्जाम्पल से हमें अच्छे तरीके से समझ में आता है कि कैसे हमें टेक्निक यूज करना है एग्जामिनेशन में, कैसे वी हैव टू यूज इंटेलिजेंट गेस। इंटेलिजेंट गेस, अगेन आई एम सेइंग, इंटेलिजेंट गेस तुक्के पे नहीं होता है, इंटेलिजेंट गेस नॉलेज के बेसिस पे होता है। तो 2016 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, with reference to AstroSat, the astronomical observatory launched by India, which of the following statements are correct? First statement is, other than the USA and Russia, India is the only country to have launched a similar observatory into space. पहला स्टेटमेंट ये था। दूसरा स्टेटमेंट वाज, एस्ट्रोसॉट इज अ 2000 kg satellite placed in an orbit of 1650 kilometer above the surface of the earth. अब इसमें से एक सवाल ये है कि करेक्ट आंसर कौन कौन से होंगे, राइट। अब जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि जो भी एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं, जो भी फैक्चुअल डेटा है, वो ऑफन गलत हो सकता है। तो इसमें हम देखें सबसे पहले एक्सट्रीम ऑप्शन क्या है, ओनली यूएसए, रशिया। चलिए इन्हें मान लेते हैं, ये टेक्निकली ओवर पावर्ड अच्छे कंट्रीज हैं तो उन्होंने जरूर बनाया होगा। वेयर इज चाइना, राइट, चाइना कहाँ है? वेयर इज ऑस्ट्रेलिया, वेयर इज जापान। हो सकता है कि इन लोगों ने भी एक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च किया हो, तो ओनली वाला स्टेटमेंट हो सकता है गलत हो, अदरवाइज तो ओनली वाला हो सकता है गलत। तो दूसरा स्टेटमेंट को हम लोग देखें, 1650 किलोमीटर। सैटेलाइट्स का यूजुअल वेट इतना होता है, जिसके पास भी थोड़ी भी नॉलेज होगी 2000 kg तक तो सैटेलाइट होता ही होता है, तो ये सही हो सकता है। दूसरा है 1650 किलोमीटर। अब जिसने भी स्पेस के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा, देयर आर 2 ऑर्बिट्स, जियो स्टेशनरी एंड लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट मैक्सिमम 1000 किलोमीटर तक जाता है और जियो स्टेशनरी 36,000 किलोमीटर पे होता है। अब भाई ये है 1650, ना इधर का रहा ना इधर का रहा, तो जाएगा कहाँ? बीच में तो सैटेलाइट लगेगा नहीं, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन का इशू हो सकता है। दैट इज वाई इस स्टेटमेंट के गलत होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके ऑप्शंस में आंसर होगा डी, नीदर 1 and 2। इंडिया, रशिया और यूएसए के अलावा भी एक कंट्री है जिसने ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया है। साथ ही साथ ये सैटेलाइट 1650 किलोमीटर पे नहीं बल्कि 650 किलोमीटर पे हो सकती है ऑफ द हाइट। नियर लो अर्थ ऑर्बिट में इस तरीके के सैटेलाइट्स को
प्लेस किया जाता है। सो ये एक एग्जाम्पल है किस तरीके से आपको इंटेलिजेंट गेस एंड एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके पेपर सॉल्व करना है विदाउट इवन नोइंग कि एस्ट्रोसॉट आखिर होता क्या है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल विच आई वॉन्टेड टू गिव। नाउ पांचवा टॉपिक हम लोग डील करते हैं साइंस एंड टेक के बारे में। साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे है, विथ ईयर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग। तो इसको आप इग्नोर कर रहे हैं, डेट विल बी अ मेगा मिस्टेक। अब सॉल्व कैसे करना है? पहला है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए। आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी वहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, वो यूज करके आपका साइंस एंड टेक का पेपर सॉल्व किया जा सकता है। अगर ऑप्शन में कैन यूज किया गया है, स्टेटमेंट में अगर कैन यूज किया गया है, तो वो करेक्ट हो सकता है। द रीजन, साइंस इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज, राइट। साइंस को आप लिमिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी डन बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कैन में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के रेंज खुल जाते हैं, तो वो स्टेटमेंट हो सकता है आपका सही हो। उसके बाद प्रीलिम्स के अभी आपके पास कुछ दिन बाकी हैं। व्हाट यू हैव टू डू, इसकी आप गूगल करें एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ 21st सेंचुरी। तो उसमें आपके पास एटलीस्ट 15 टेक्नोलॉजीज खुल जाएंगी। उन 15 टेक्नोलॉजीज पर आप कम से कम 10-10 मिनट रिसर्च करें, अलग अलग इंटरनेट के पेजेस पढ़ें, सो डैट अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, 5G, तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्निक्स यूज करें। मैंने टेक्निक्स पिछले स्लाइड में बात किया है, पिछले एग्जाम्पल भी दिया है किस तरीके से आप टेक्निक यूज कर सकते हैं। अब ये मैं लास्ट स्लाइड में बात करूंगा कि एग्जामिनेशन के दिन क्या करना है। डे ऑफ प्रीलिम्स, उस दिन आपको माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको क्वेश्चन से कैसे डील करना है। द फर्स्ट थिंग वुड बी काम एंड कंपोज्ड। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आप देखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं, 2-3 मिनट में उनको डिलीनिएट कर लें, देन काम रहे, कंपोज्ड रहें अगर कोई सवाल नहीं भी आ रहा है तो। दूसरा, बी प्रिपेयर्ड विद डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आपका नहीं है, आपके पास एडमिट कार्ड मिसिंग है, आधार कार्ड मिसिंग है, देन दैट विल बी अ बिग हेडेक। जो भी याद किया है वो भी गायब हो जाएगा। लीव अर्ली फ्रॉम द हाउस। अब होता क्या है, बैचलरों की आदत होती है कि आराम से सब कुछ हो जाएगा, अरे कर लेंगे ना, ये वाला जो एटीट्यूड है कर लेंगे ना, उसे आपको अवॉइड करना है। डी डे पे घर से थोड़ा जल्दी निकले और काम एंड कंपोस्ट मेंटेन करें अपने इन्वायरमेंट को। एंड डोंट गेट बॉग्ड डाउन बाय द क्राउड। प्रीलिम्स में क्या है, 5 लाख लोग कम से कम बच्चे अटेंड करते हैं, 11 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो उन कभी कभी फीलिंग आता है कि भाई इनके बीच मेरा क्या अस्तित्व है। बट डू नॉट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ, डू नॉट गेट बॉग्ड डाउन। अल्टीमेटली अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो जरूर आपकी सफलता का परिणाम आपको मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू अप्रोच योर प्रीलिम्स। जो आपका प्रीलिम्स आ रहा है उसमें आपको कैसे परफॉर्म करना है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो जरूर आप लाइक और शेयर करें। सो अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।